नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। अखिलेश विश्वकर्मा का लेख है कलेवा, भारतीय संस्कृति और स्वास्थ्य का विज्ञान। जी, ये उनके अपने जो जीवन के अनुभव हैं उन पर आधारित है। बिल्कुल। और आज का विषय है कलेवा। अब ये शब्द हो सकता है कई लोगों ने सुना हो, शायद अपनी दादी नानी से, हाँ, हो सकता है। या फिर कुछ के लिए शायद एकदम नया हो। पर जैसा लेखक बता रहे हैं, ये सिर्फ सुबह के खाने का कोई पुराना नाम भर नहीं है। इसके पीछे तो पूरी कहानी है, अपनी संस्कृति है और शायद विज्ञान भी। हाँ, तो हमारे पास अखिलेश जी का ये लेख है। ये शुरू होता है उनकी कुछ यादों से, 80 और 90 के दशक की जी, पुरानी यादें। फिर वो परिवार की परंपराओं पर आते हैं और फिर कलेवा का जो महत्व है उसे सामने लाते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इस लेख में थोड़ा गहरे उतरा जाए हाँ, और समझे कि ये कलेवा आखिर चीज क्या है, अपनी संस्कृति में इसकी जगह कहाँ है और लेखक इसके बारे में क्या नई बातें, क्या दिलचस्प पहलू सामने ला रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। लेखक की कहानी एक सुबह शुरू होती है। वो फ्रिज खोलते हैं और उसमें रखी हैं रात की बची हुई पूड़ियां और मीठी कद्दू की सब्जी। अच्छा, और अचानक उनका मन करता है, चलो आज इसी का कलेवा करते हैं। बासी भोजन का। हाँ, और ऐसा सोचते ही उन्हें भगवान राम के कलेवा की याद आ जाती है। और देखिए, यादें उन्हें कहाँ ले जाती हैं, सीधे अपनी शादी के दिनों में। हाँ, वो उस रस्म को याद करते हैं जब उन्हें जमीन पर आसन बिछाकर बिठाया गया था और कलेवा कराया गया था। और खास बात यह कि उस समय वही पुराने पारंपरिक लोकगीत गाए जा रहे थे। वही गीत। जी, और लेखक सोचते हैं कि क्या पता ऐसे ही गीत कभी मिथिला में, जनकपुर में राम जी के कलेवा के समय गाए गए होंगे। अद्भुत है ये सोचना, परंपराएं कैसे चलती रहती हैं, है ना? बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी, भले ही हमें उनका असली मतलब हमेशा पता ना हो। सही बात है। फिर लेखक को अपना बचपन याद आता है और अपनी माँ का वो नियम। माँ का नियम क्या था? कि भाई सुबह बिना कलेवा किए न स्कूल जाना है न खेलने जाना है। अच्छा, पक्का नियम था। हाँ, और ये कलेवा होता क्या था? क्या होता था? कोई खास पकवान? नहीं, बिल्कुल सादा। रात की बची हुई 1-2 रोटियां, अच्छा, साथ में 1 गिलास गाय का ताजा दूध और मीठे के लिए गुड़ या खांड। बस इतना ही? सुनने में तो बड़ा साधारण लगता है। तो साधारण, पर माँ के लिए ये नियम बहुत पक्का था। एक तरह से जीवन शैली का हिस्सा था ये। इसी सिलसिले में लेखक अपने बाबा जी का भी जिक्र करते हैं, दादाजी। हाँ, उनके दादाजी वो वैद्य थे। वैद्य थे, पर उनकी प्रैक्टिस थोड़ी अलग थी शायद। हाँ, वो सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों का ही इलाज करते थे, बिना किसी दिखावे के, चुपचाप। क्या बात है, निस्वार्थ सेवा। और लेखक ने बचपन में उनसे एक सवाल पूछा था, बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल। क्या सवाल? कि बाबा जी, आप लोग रोज शाम को इतना ज्यादा खाना क्यों बनवाते हैं, जरूरत से ज्यादा? हाँ, ये तो कई घरों में होता है। फिर जो बच जाता है वो या तो गाय भैंस को खिलाना पड़ता है या फिर सुबह हम बच्चों को मिलता है। तो ये तो अन्न की बर्बादी हुई ना, बच्चे के मन में यही आया होगा। बिल्कुल, यही पूछा उन्होंने। और बाबा जी का पहला जवाब क्या था? एकदम परंपरागत। क्या कहा उन्होंने? कि बेटा, शाम को थोड़ा ज्यादा भोजन बनाने से घर में अन्नपूर्णा माँ की कृपा रहती है, बरकत होती है। बरकत। और बच्चे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा, पर लेखक को ये बात कुछ जमी नहीं शायद उस उम्र में। हाँ, वो मानते हैं कि उन्हें ये तर्क थोड़ा मतलब फिजूल सा लगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, दादाजी ने फिर उन्हें बैठाकर समझाया, व्यवहारिक तरीके से। हाँ, उन्होंने बच्चे के सवाल को गंभीरता से लिया। पूछा, अच्छा बताओ, शाम को अक्सर ऐसा होता है ना कि घर पर कोई मेहमान आ जाए बिना बताए? हाँ बिल्कुल, पहले तो फोन वगैरह भी नहीं थे इतने। तो लेखक ने कहा, हाँ बाबा जी, आ जाते हैं अक्सर। फिर बाबा जी ने पूछा, तो जब वो आते हैं तब उनके लिए अलग से आटा गूंदना, सब्जी बनाना, क्या ये अच्छा लगेगा? मेहमान को भी संकोच होगा शायद। बिल्कुल, कि मेरे आने से रसोई में हड़बड़ी मच गई। सही बात है। और फिर एक और सवाल, बहुत जरूरी। कौन सा? तो क्या ऐसी हालत में घर की बहू बेटी, तुम्हारी अम्मा, वो खुद भूखी रह जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिर है जवाब नहीं था। तब बाबा जी ने असली बात समझाई। क्या थी वो असली बात? उन्होंने बताया कि बेटा, अपनी संस्कृति हमें सिखाती है कि खाना सिर्फ अपने लिए नहीं बनाना। पहली रोटी गाय की, आखिरी कुत्ते की, खाते समय कोई पंछी आ जाए तो उसको भी दाना डालो। हाँ, ये तो सुना है, पंचमहायज्ञ का हिस्सा। जी, ये सब उसी सोच का हिस्सा है कि भाई सब एक दूसरे पर निर्भर है, हमें बांटना सीखना चाहिए। और इसी बांटने की भावना से जुड़ा था वो ज्यादा खाना बनाने का एक और कारण। हाँ,
वही कारण जिससे लेखक को सुबह वो बासी खाना मिलता था। कलेवा। जी, कलेवा। बाबा जी ने समझाया कि ये ज्यादा खाना इसलिए भी बनता था कि घर के बच्चे या जिन्हें सुबह जल्दी काम पर निकलना है, मजदूर, किसान, हाँ, उन्हें खाली पेट न जाना पड़े, उन्हें तुरंत ताकत देने के लिए कलेवा करवाया जा सके। और उन्होंने जोर दिया, हाँ, उन्होंने जोर दिया कि इसे बासी कहकर इसका अनादर मत करो, इसे कलेवा कहते हैं। तो बासी और कलेवा में सिर्फ शब्द का नहीं, सोच का फर्क था। बिल्कुल, बासी में एक तरह का तिरस्कार है, कलेवा में एक उद्देश्य है, सम्मान है। और बाबा जी का दावा क्या था इसके बारे में? हाँ, ये गौर करने वाली बात है। उनका दावा था कि कलेवा करने से शरीर को फौरन ताकत मिलती है। अच्छा, तुरंत ऊर्जा। जी, और ये जल्दी बीमार नहीं पड़ने देता। बीमार नहीं पड़ने देता, ये तो बड़ी बात है। हाँ ना। अब ये बात उस समय लेखक को शायद पूरी तरह समझ ना आई हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पीढ़ियों का अनुभव था, पारंपरिक ज्ञान था। और ये पारंपरिक ज्ञान की पहेली लेखक के लिए खोली कब? पूरे 25 साल बाद। साल कैसे? उन्होंने बस ऐसे ही इंटरनेट पर सर्च किया, बासी रोटी के गुण। अच्छा, बस यूं ही? हाँ, और वो हैरान रह गए ये देख के कि जिसे वो बचपन से बस बासी रोटी समझते आए थे, उसके बारे में तो बाकायदा जानकारी मौजूद है इंटरनेट पर। क्या मिला उन्हें? जानकारी काफी चौंकाने वाली थी। उन्हें पता चला कि अमेरिका जैसे देश में फर्मेंटेड रोटी, मतलब खमीरीकृत रोटी, जो हमारी बासी रोटी जैसी ही हुई एक तरह से, हाँ, वो वहां बेची जा रही है और लोग उसे सेहत के लिए अच्छा मान के खा रहे हैं। कमाल है, अपने घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेखक ने इस पर एक कटाक्ष भी किया है। क्या कहा है? वो कहते हैं कि देखो, शाम की बनी गेहूं की रोटी सुबह होते ही हमारे लिए बासी हो जाती है, फेंकने लायक। लेकिन मैदा और केमिकल से बनी ब्रेड, वो 4 दिन पुरानी भी हो तो हम बड़े मजे से खाते हैं। ये तो सच है, सोचने वाली बात है ये। दोहरा मापदंड है ये। बिल्कुल। अपनी ही चीजों को कम समझना। खैर, जब लेखक ने और खोजा, हाँ, तो उन्हें कलेवा के पीछे का संभावित वैज्ञानिक आधार समझ आने लगा। वैज्ञानिक आधार कैसे? उन्हें ऐसे लेख मिले जिनमें बताया गया था कि जब रोटी या चावल जैसे पके अनाज को कुछ घंटे रख दिया जाता है, तो उनमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू होती है, किण्वन की। फर्मेंटेशन जैसे कहते हैं। फर्मेंटेशन, जैसे दही जमता है या डोसे का बैटर, कुछ वैसा। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। इसमें होता क्या है कि माहौल में जो खास किस्म के सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, हाँ, पर अच्छे वाले बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, वो भोजन में पनपने लगते हैं। अच्छा। लेखक बताते हैं कि कलेवा रोटी यानी बासी रोटी में ऐसे अच्छे बैक्टीरिया की संख्या ताजी रोटी के मुकाबले कई गुना बढ़ सकती है। कई गुना? तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे कैसे हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र के लिए, खासकर हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। आंतों के लिए? जी। लेखक ने दक्षिण भारत का उदाहरण भी दिया है। हाँ, वो चावल वाला। हाँ, वहां रात के बचे चावल, मतलब भात को मिट्टी की हांडी में पानी डालकर रख देते हैं। सुबह तक उस पानी और चावल में फर्मेंटेशन से करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जो आंतों की सफाई और सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। उससे पजय सोरू कहते हैं शायद। जी, पजय सोरू या गीला भात। और वहां ये पारंपरिक तौर पर खाया जाता है, सेहत के लिए। अरे वाह! तो इसका मतलब बाबा जी की वो बात कि कलेवा करने वाला बीमार नहीं पड़ता, उसका शायद कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है। क्या स्वास्थ्य लाभ बताएं लेखक ने? देखिए, लेखक की खोज के मुताबिक इस तरह का जो फर्मेंटेड खाना है, जैसे कलेवा रोटी या वो चावल, जी, उसे खाने से आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। ये पाचन को सुधारते हैं, गैस, अपच, कब्ज जैसी दिक्कतें कम कर सकते हैं। अच्छा। और साथ ही ये बुरे बैक्टीरिया से लड़कर आंतों को इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। तो मतलब इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता होगा? बिल्कुल। जब आंतें स्वस्थ होती हैं तो हमारी पूरी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की ताकत, वो भी बेहतर होती है। तो हाँ, बाबा जी की बात में दम तो लगता है। ये तो कमाल है। मतलब जिसे हम सिर्फ रात का बचा खाना समझ रहे थे, वो एक तरह का प्रोबायोटिक फूड हो सकता है। हाँ, संभवतः कुछ हद तक वैसा ही। अब इस पर और वैज्ञानिक रिसर्च की जरूरत तो होगी जरूर, लेकिन पारंपरिक ज्ञान अक्सर अनुभव पर आधारित होता है ना, और उसके पीछे का विज्ञान हम अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। सही बात है। कृति का हिस्सा था, इसमें मेहमान नवाजी थी, बांटने का भाव था, और शायद अनजाने में ही सही, सेहत का खजाना भी। बिल्कुल। लेखक का निष्कर्ष भी यही है। वो मानते हैं कि हमारी ये जो पुरानी सेहतमंद परंपराएं हैं, भले ही आज कुछ लोगों को पिछड़ी लगे, रूढ़िवादी लगे, उन्हें एकदम से नकार देना, भूल जाना, ये हमारी नासमझी है। इनमें पीढ़ियों का ज्ञान छिपा है। जी, इसीलिए लेखक आखिर में एक अपील भी करते हैं। क्या अपील? वो कहते हैं कि हमें कलेवा करने की इस परंपरा पर फिर से सोचना चाहिए।
इससे अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, किसी न किसी रूप में। हाँ, ये सिर्फ अपने अतीत का सम्मान नहीं होगा, बल्कि शायद हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकला? ये साफ है कि अखिलेश जी का लेख हमें कलेवा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कहता है। जी, ये सिर्फ रात का बचा खाना नहीं है, एक गहरी सांस्कृतिक परंपरा है। ये हमारे पुरखों के मूल्यों से जुड़ा है। मेहमान का पेट भरना, मिल बांट कर खाना। हाँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचना, पशु पक्षियों तक के लिए। और जैसा लेखक की खोज बताती है, ये शायद सेहत बनाए रखने का एक तरीका भी हो, तुरंत ताकत देना। और वो फर्मेंटेशन से अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर पाचन और इम्यूनिटी को मजबूत करना। ये पारंपरिक ज्ञान और संभावित विज्ञान का एक बड़ा दिलचस्प मेल है। वाकई, अपनी जड़ों की ओर लौटना कभी-कभी आगे का रास्ता भी दिखा देता है। हाँ, और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि आज के समय में जहां हम हर चीज में ताजगी, फ्रेशनेस पर इतना जोर देते हैं, तुरंत पकाओ, तुरंत खाओ, पैकेट खोलो, क्या इस चक्कर में हम कलेवा जैसी अपनी पुरानी प्रथाओं के पीछे जो गहरा मतलब था, जो ज्ञान था, जो सेहत के फायदे हो सकते थे, क्या हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या हम आधुनिक जीवन शैली की भाग दौड़ में वो समझ खो रहे हैं जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाती थी? बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है। संतुलन कैसे बने? क्या हर पुरानी चीज को छोड़ना ही आगे बढ़ना है? या कुछ पुरानी चीजों में आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी सबक छुपे हैं? सही कहा। आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान, इनके बीच एक संवाद कैसे हो, संतुलन कैसे बने? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता खुद भी सोच सकते हैं, अपने अनुभव से मनन कर सकते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।